बच्चों डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर में सेक्शन 1 हमारा बच्चा 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन से बना हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में कितने हैं? 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। बच्चा इन सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में इस बार पेपर 2 में पेपर 1 के कंपेयर में कंपैरेटिवली ज्यादा वैरायटी है। क्वेश्चंस इस वाले पेपर में अलग अलग हेडिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग हेडिंग्स से आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और ये पी क्यू आर 3 पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी एंड ओ एज ऑरिजिन। अच्छा यहां से हम क्या सोच पा रहे हैं कि ओ पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम होगा, बट इसमें ए प्लस बी किसका पोजीशन वेक्टर है? आर का। इसका मतलब बचा ओ के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट आर होगा, ना कि क्यू। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन गया। इसमें बचा पी का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं ए बार, क्यू का बी बार एंड आर का गिवन है ए बार प्लस बी बार एंड ओ एज ऑरिजिन। देखो आगे क्वेश्चन में और क्या गिवन है? क्वेश्चन में आगे गिवन है दैट मॉड ए प्लस बी इज √21, मॉड ए माइनस बी इज 3 एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। अच्छा अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के, ये जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री है, तो इन 3 इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको क्या पूछा है? ट्रायंगल ओपीआर का एरिया। अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन को एक बार इक्वेशन की फॉर्म में बनाकर देखते हैं, कुछ फायदा होता है। जैसे हमको बोला है मॉड ए प्लस बी इज √21, मॉड ए प्लस बी इज √21, तो हम क्या बोल सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ये आपका 21 आ गया, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। अच्छा ऐसे ही एक इक्वेशन दिया है दैट मॉड ए माइनस बी इज 3, मॉड ए माइनस बी 3 है तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कितना आ जाएगा? 9। तो आपका आ गया इक्वेशन 2। एंड थर्ड एंड लास्ट इंफॉर्मेशन पता है दैट ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा अगर ए वेक्टर ए माइनस बी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए और ए माइनस बी का डॉट क्या आ रहा होगा? 0। यहां से बोल सकते हैं कि मॉड ए स्क्वायर आ रहा है आपका ए डॉट बी। अच्छा हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सबट्रैक्ट कराया। अगर दोनों को सबट्रैक्ट कराया तो सबट्रैक्ट कराने से फायदा क्या? 4 टाइम्स ए डॉट बी आ रहा है 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 कितना आ रहा है? 12। तो यहां से ए डॉट बी आपका आ रहा है 3, ए डॉट बी 3 आ गया एंड मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो मॉड ए स्क्वायर भी कितना आ गया आपका? 3। एंड लास्ट बचा मॉड ए स्क्वायर मिल गया, ए डॉट बी मिल गया। मॉड बी स्क्वायर के लिए दोनों का डाटा वापस रखा, ए डॉट बी को 3 रख रहे हैं, मॉड ए स्क्वायर को 3 रख रहे हैं, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 राइट में लाए तो मॉड बी स्क्वायर आ गया 12। लास्ट में हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है एरिया निकालना है ट्रायंगल ओपीआर का, और हमको पता है बच्चा कि ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओपीआर का एरिया हम बोल सकते हैं कि आ रहा है हाफ टाइम्स मॉड ओपी क्रॉस ओ आर, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया आता है हाफ मॉड ए क्रॉस पी। बच्चा इसमें ओपी साइड का जो वेक्टर है इट इज ए बार एंड ओ आर साइड का जो वेक्टर है वो है ए प्लस बी, और हमने ए को अंदर क्रॉस करा तो ए क्रॉस ए तो 0 प्लस में रह गया ए क्रॉस बी। अब ये मॉड ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम या तो लैग्रेंजन आइडेंटिटी लगा लें, या फिर हमको ए डॉट बी पता है, ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और उससे हम कॉस थीटा निकाल लें। हमने लैग्रेंजन आइडेंटिटी लगाया, तो लैग्रेंजन आइडेंटिटी को लिख सकते हैं रूट मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर हमको पता है 3 का, मॉड ए स्क्वायर क्या पता है हमको? 3, एंड मॉड बी स्क्वायर कितना पता है? 12, और ए डॉट बी का भी डाटा रख देते हैं, कितना आ रहा है? 3। बचा 3 इंटू 12 36 माइनस 3 का स्क्वायर, 36 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 27 एंड √27
आपका आ गया 3√3। ये जो हमारा आंसर आया है ये कौन सा वाला आ गया? सी। क्वेश्चन कंपैरेटिवली तो बहुत आसान था, ऐसा लग रहा है जैसे मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, इवन कम लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन था हमको सारे डायगोनल और वेक्टर्स का लेंथ और उनके हेल्प से हमको मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी ये सब फाइंड आउट कर एरिया निकालना था आधे ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम के जस्ट हाफ का, तो ट्रायंगल ओपीआर का एरिया निकालना था। हम चाहते बच्चा यही सेम एरिया हम डायरेक्ट ट्रायंगल ओपीक्यूज की हेल्प से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ओपीक्यू का एरिया ओपीआर का एरिया दोनों सेम है इस डायग्राम के लिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इस पेपर में आया है ये आया है आपका पैराबोला पर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि टी एक टेंजेंट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पर एट 64,32। बच्चा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पर 64,32 पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। हमने y स्क्वायर को रिप्लेस करा y1 से, x को रिप्लेस करा x प्लस x1/2 से, और y1 था 32, x1 हमारा है 64, तो हमारी वैल्यू आ गई 4y इज इक्वल टू x प्लस 64। ये आ गया आपका टेंजेंट t। फिर हमको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, लेट L बी अनदर टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट पॉइंट x1 y1 एंड L एंड T आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चा L एक सेकंड टेंजेंट है जो किसी पॉइंट x1 y1 पे बनी है, और ये जो L वाली टेंजेंट है ये T से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हम क्या बोल पा रहे हैं कि एक टेंजेंट T है एक टेंजेंट L है और दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, स्लोप की हेल्प से जा सकते हैं। हमको T का स्लोप जो है वो मिल रहा है 1/4, तो L का स्लोप m1 m2 -1 से आ गया -4। और बच्चा हमको L का स्लोप नहीं चाहिए, हमको चाहिए L का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 आ जाएगा तो हमको क्या पूछा है, इस पॉइंट का फोकल लेंथ पूछा है, फोकस से डिस्टेंस पूछा है। बच्चा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या सोचा कि अगर इस पॉइंट को हम नाम दे दें Q, तो Q पॉइंट x1 y1 को अगर हम मान लेते हैं 80² 280, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो आपका आता है 1/t या t आता है आपका 1/m। m पता है हमको -4, तो यहां से t पैरामीटर मिल गया -1/4। और इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x के लिए a है 4, a को 4 रख लिया, t को -1/4 रख लिया, a को 4 रख लिया, t को -1/4 रख लिया, और सिंप्लीफाई करने से q के हमारे पास कोऑर्डिनेट भी आ गए। q के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1/4, -2, और पूछा क्या है एट लास्ट, q का फोकस से डिस्टेंस। या तो बच्चा डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, क्या आता है मॉड x1 प्लस a। x1 है q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और a जो है वो इस पैराबोला का a, तो वो कितना आ रहा है 4, तो सिंप्लीफाई करने से आ गया 17/4। अगेन बच्चा ऐसा क्वेश्चन बुक्स में, बुकलेट में कई जगह गिवन होगा, तो इस बार एडवांस का पेपर बच्चा काफी प्रिडिक्टेबल, काफी देखा हुआ है। इस बार बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, जिसमें बहुत ज्यादा हमको सोचना है, नहीं तो हर टॉपिक को टच करते हुए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हुए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, पैराबोला वाले इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 17/4। एक क्वेश्चन हो गया आपका वेक्टर का, एक क्वेश्चन हो गया पैराबोला का। हम वेक्टर ज्योमेट्री टच कर चुके, पैराबोला यानी कॉनिक सेक्शन टच कर चुके। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर 5x y³ प्लस y³ अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x y टू द पावर 4। अब बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप की होती है, पर सबसे सिंपल कौन सी होती है, वेरिएबल सेपरेबल। क्वेश्चन किसका आया, वेरिएबल सेपरेबल। बच्चा इस बार या इस इक्वेशन में dy/dx के लिए बच्चा हमने न्यूमरेटर से y³ बाहर निकाला, अंदर क्या बन रहा है हमारा e टू द पावर 5x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से e की पावर x बाहर निकाला, अंदर क्या बन रहा है 1 प्लस y की पावर 4। हमने क्या किया बच्चा,
कि y वाले टर्म को dy की तरफ, x वाले को dx की तरफ ले गए तो बन गया 1 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन वाई क्यूब dy और e टू द पावर 5x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x dx। इनको इंटीग्रेट कर लिया। इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने बचा वाई क्यूब से ऊपर डिवाइड करा तो क्या बन गया 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। बचा 1 अपॉन वाई क्यूब का y की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1 अपॉन 2y स्क्वायर, y का आ गया y स्क्वायर बाय 2 e की पावर 4x का e की पावर 4x बाय 4 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x प्लस में आ गया c। और हमको इंफॉर्मेशन क्या दी है बच्चा कि ये इसमें से फैमिली में से हमको कौन सा वाला फंक्शन रिक्वायर्ड है जिसमें x को 0 रखने से y की वैल्यू क्या आ रही 1 बाय रूट। बच्चा हमने x को 0 y को 1 बाय रूट 2 पुट करा, x को 0 y को रखा 1 बाय रूट 2 तो y स्क्वायर आ गया 1 बाय 2 तो हमारा पहला टर्म बन गया माइनस 1, सेकेंड वन बन गया 1 बाय 4, x को 0 रखने से e की पावर 0 बाय 4 इज 1 बाय 4, e की पावर 0 है 1 प्लस में आ रहा है c कितना आ गया 0। तो हमारा कर्व जो आ गया वो आ गया वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 4x बाय 4 माइनस e की पावर माइनस x। बच्चा लास्ट पूछा क्या इस क्वेश्चन में, यहां तक तो क्वेश्चन के ऊपर ही हमने सॉल्व कर दिया। लास्ट हमको बोला है कि इसमें x को ln2 रखने से y कितना आएगा। हमने क्या किया बच्चा x को ln2 रखा, x को ln2 रखा तो x को ln2 रखने से क्या आ रहा है वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x को ln2 e की पावर 4x में रखा तो e की पावर 4 ln2 e की पावर ln 16 बाय 4 आ गया 4, इधर ln2 रखा तो 1 बाय 2 ये तो सिंप्लीफाई करने से एक बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है। अच्छा हमने एलसीएम लिया तो बन गया y टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाय 2, यहां से y टू द पावर 4 माइनस 7 वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या आ रहा है 0, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू पूछी है, वाई स्क्वायर की बड़ी इजीली आ रही है। वाई स्क्वायर की वैल्यू बचा आ रही है 7 प्लस माइनस, बट 7 माइनस रूट 53 हो जाएगा नेगेटिव, 7 प्लस रूट 53 बाय 2 ये वाई स्क्वायर आ गया तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी हमको पूछा एक्स्ट्रा पेज एक्स्ट्रा स्पेस भी नीडेड नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन पर ही हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करा, सॉल्व करते हुए हमने लेफ्ट एंड राइट इंटीग्रेट कर लिया, हमको फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। गिवन था y ऑफ 0 है 1 बाय रूट 2, हमने x को 0 पुट करा और x को 0 पुट करा, y को 1 बाय रूट 2 रखा तो c कितना आ रहा है 0। अच्छा c को 0 रखने के बाद ये जो कर्व आया इसमें x को ln2 रखने से y पूछा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा जैसा हम बोल रहे हैं कि मेंस में कई क्वेश्चन पीवाईक्यूज में इससे काफी बेटर काफी लेंथी है, इस बार एडवांस ने बच्चा कई सारे टॉपिक टच किए, बट उन सारे क्वेश्चंस का उन सारे टॉपिक्स का इजी पार्ट पेपर में पूछा है। ये पहला सेक्शन पूरा ऐसा आया था जिसमें बच्चा हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता था। बच्चा लास्ट क्वेश्चन दिया है 0 to 2 1 अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 3 dx। बच्चा इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने सोचा कि 3 की पावर x का इंटीग्रेशन 3 की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर तो लिखा नहीं। दूसरा क्या सोच सकते हैं कि इसमें कहीं किंग्स प्रॉपर्टी क्वींस प्रॉपर्टी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। हमने उसे एक बार ट्राई करके देखा, x को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एक्स से, x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कराया तो आ रहा है 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx। अच्छा ये आपका बन गया 0 to 2, ऊपर बन गया आपका 3 की पावर x, नीचे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 टू द पावर x। अच्छा ये जो आ रहा है 1 बाय 3 टाइम्स 0 to 2 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3 आ गया, ये आपका i। और जो हमारा क्वेश्चन गिवन था वो भी तो i था। अच्छा ये जो 3i है ये क्या आ रहा है 0 to 2 3 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 3, और जो i गिवन था वो भी क्या था 0 to 2 dx अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 3। या ऐसा कर सकते बच्चा कि इसमें हम 3i ना करके ये 1/3 को ही अपॉन में रख लेते,
तो दोनों i को ऐड करने से फायदा क्या होगा, दोनों i को ऐड करने से हमारा 2i आ जाएगा 1/3 टाइम्स 0 to 2, और 1/3 अगर दोनों से कॉमन निकाल लिया तो एक जिसमें था वो तो एज इट इज आ गया, और सेकंड वाले से 1/3 कॉमन निकाला तो बन गया 3/3 to the power x plus 3। बचा 0 to 2, अंदर बन गया आपका 1, और 1 का इंटीग्रेशन 0 to 2 आएगा 2, तो हमारा 2i 2/3, i कितना आ गया 1/3। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किंग्स प्रॉपर्टी से कर लिया। मान लीजिए किसी को किंग्स प्रॉपर्टी क्लिक नहीं कर रहा है, वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडेफिनिट से भी हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है इंडेफिनिट से, हम ऊपर नीचे 3 की पावर -x मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 की पावर -x को t रखेंगे तो ऊपर कुछ dt का टर्म हम क्रिएट कर पाएंगे। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली बहुत आसान था। तो हमारा पहला सेक्शन कंसिस्ट होता है सारे सिंगल करेक्ट से, और चारों सिंगल करेक्ट अलग अलग टॉपिक से आए। एक इंटीग्रल कैलकुलस से, हमारा डेफिनेट से, एक इंटीग्रल कैलकुलस में ही डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक क्वेश्चन हमारा आया वेक्टर से, और एक क्वेश्चन आया है हमारा पैराबोला यानी कॉनिक सेक्शन से। अच्छा, जैसे पहला सेक्शन जो था हमारा वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन का था, ऐसे ही सेकंड सेक्शन हमारा मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का। इसमें 5 मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, नॉर्मल ईयर्स में कई बार हमारा मल्टी करेक्ट में -2 आता था अगर गलत होता था। इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस पेपर में मल्टी करेक्ट में कितना आया है -1। अगर हमारा गलत भी होता है तो 1 मार्क्स ही नेगेटिव जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हम बोल सकते हैं कि बायनोमियल एंड डिफरेंशिएशन दोनों का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि fx एक पॉलिनोमियल है जो कि x² - 1 to the power 10 का 10th डेरिवेटिव है, और हमको बताना है इस fx के लिए इनमें से क्या क्या ऑप्शन ट्रू है। जैसे x to the power 8 का कोएफिशिएंट क्या है, f(1 + f(-1) का वैल्यू क्या है, fx आएगा कितना डिग्री। तो हमको क्या दिख रहा है बच्चा कि fx जो है वो 20 डिग्री है। x² - 1 की पावर 10 का एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा वो x to the power 20 होगा, उसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, देन हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो होगा वो 10 डिग्री होगा। तो 1 मार्क्स तो बच्चे देखकर ही निकाल सकते थे कि इसका डिग्री जो होगा fx का वो क्या आएगा 10। लास्ट ऑप्शन में बोला है कि कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल का क्या है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये कांस्टेंट टर्म x to the power 8 का कोएफिशिएंट, ये दोनों तो हमको डिफरेंशिएट करने के बाद ही मिलेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, हमारा x² - 1 to the power 10 क्या आएगा 10c0 x की पावर 20 -10c1 x to the power 18 प्लस 10c2 x to the power 16, और ऐसे ही हमारा टर्म चलता जाएगा अल्टरनेट साइन के साथ, लास्ट 10c10 x to the power 0। अच्छा, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें, इस एक्सप्रेशन को अगर हम gx बोल दें और इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो g' जो आएगा वो आएगा 10c0 20 टाइम्स x to the power 19 -10c1 18 टाइम्स x to the power 17 plus 10c2 16 times x to the power 15, and last term will be minus 10c9 into x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अच्छा, हमने फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करा, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा g'(x) क्या आ जाएगा 10c0 into 20 times 19 into x to the power 18 minus 10c1 18 into 17 into x to the power 16 plus 10c2 16 times 15 into x to the power 14, और लास्ट टर्म विल बी minus 10c9 into 2। अच्छा, ऐसे ही अगर डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो 10th डेरिवेटिव को हम क्या बोल देंगे fx। अच्छा, ये 10th डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा 10c0 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, और लास्ट टर्म विल बी 10 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 11 इंटू x to the power 10।
x टू द पावर 20 को 10 टाइम डिफरेंशिएट करा तो लास्ट कितना रह जाएगा x टू द पावर 10। बच्चा ऐसे ही 10c1 वाले टर्म को जब हम 10 टाइम डिफरेंशिएट कर चुके होंगे तो 18 इंटू 17 इंटू 16 लास्ट विल बी 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। 18 से 10 टाइम डिफरेंशिएट करने पे पावर 8 रह जाएगी और सेम सीक्वेंस बच्चा आगे के टर्म्स के लिए भी चलता जाएगा। अब देखते हैं बच्चा क्वेश्चन में पूछा क्या क्या। क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करने को बोला हुआ है। जैसे हमको सबसे पहले बोला है x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट। देखो x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट तो सेकंड टर्म ही है। ये कोएफिशिएंट कितना आ रहा है -10c1 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 अप टू 9। अच्छा ये 18 से 9 के प्रोडक्ट को हम इजीली लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर कितना आ गया -10c1 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो भी इजीली मैच हो गया। बच्चा लास्ट ऑप्शन में बोला है कि कांस्टेंट टर्म क्या आएगा। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा बच्चा, हर टर्म का 10 टाइम डिफरेंशिएट करने से डिग्री 10 रिड्यूस हो गया है। तो जिसका पावर स्टार्टिंग में 10 होगा, स्टार्टिंग में 10 पावर किसका होगा, स्टार्टिंग में 10 पावर होगा -10c5 x टू द पावर 10 वाले का, जिसमें हमने 5 पावर दिया होगा 1 को और 5 पावर दिया होगा x स्क्वायर। और इस वाले टर्म को अगर बच्चा हम 10 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 टाइम डिफरेंशिएट करने से बन जाएगा -10c5 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू लास्ट आ जाएगा आपका 1। क्योंकि x की पावर 10 को 10 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म बन गया होगा, x की पावर क्या बन गया होगा 0। बच्चा ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें 10 से लेके 1 तक के प्रोडक्ट को हम 10 फैक्टोरियल बोल सकते। तो हमारा क्या आ गया -10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब एक बार देखते बच्चा ऑप्शन में क्या बोला है, क्या लिखा है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 10c5 आता है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। बच्चा -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अलग नंबर है, दोनों सेम नहीं है, हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा बी ऑप्शन में हमको पूछा है f(1 + f(-1) और f(1 + f(-1) के लिए बच्चा हमने क्या देखा कि fx में डिग्री 10 वाला टर्म है, डिग्री 8 वाला टर्म है, डिग्री 6 वाला टर्म है और डिग्री 4 वाला, 2 वाला, 0 वाला नहीं, इवन फंक्शन है। x को +1 रखें या -1 रखें कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं f(-1) f(1) दोनों सेम आएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा 2f(1). बच्चा 2f(1) के लिए f(1) का वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने देखा बच्चा कि हमने gx किसको माना है, हमने gx माना है x² - 1 टू द पावर 10। बच्चा इसको अगर हम बिना ओपन करे एक बार डिफरेंशिएट करें तो g' विल बी 10 टाइम्स x² - 1 टू द पावर 9 इंटू 2x। बच्चा हमने g" निकाला, g" के लिए ये 10 इंटू 2x, इसको तो हमने बाहर रखा, x² - 1 की पावर 9 का आ गया 9 इंटू x² - 1 टू द पावर 8। एंड एक बार 10 टाइम्स x² - 1 टू द पावर 9 को बाहर रखा, 2x का कितना आ रहा है 2। बच्चा हमको क्या दिख रहा है कि इस सेकंड वाले टर्म को अगर हम 8 टाइम्स और भी डिफरेंशिएट करेंगे तब भी डिग्री 1 तक ही पहुंचेगा। और अगर डिग्री 1 तक ही पहुंचेगा तो अभी इसमें x को +1 या -1 रखने से वैल्यू कितनी टेंड कर जाएगी 0। इसका मतलब मुझे नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगी, जब हर बार प्रोडक्ट रूल में किसको डिफरेंशिएट करता जाऊं मैं x² - 1 टू द पावर 8 को। दोबारा से एक बार इस चीज को समझते हैं। जैसे बच्चा हम इसको डिफरेंशिएट करें 2 बार, अभी 8 टाइम्स और करना है। बच्चा इसको अगर हम 8 टाइम x² - 1 टू द पावर 9 को हम 8 टाइम फिर भी डिफरेंशिएट करेंगे तब भी कोई ना कोई टर्म तो होगा जिसमें x² - 1 की पावर 1 2 3 कुछ तो बचा होगा। बच्चा उन सारे टर्म्स में x को अगर हम 1 रखेंगे तब भी 0, -1 रखेंगे x की जगह तब भी क्या आएगा 0। तो कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसमें कि नॉन जीरो मिलने का चांस है, नॉन जीरो मिलने का चांस तब है जब बच्चा यहां पर हम प्रोडक्ट रूल में 10 इंटू 9 इंटू 2x इंटू x² - 1 की पावर 8 में x² - 1 की पावर 8 को ही 8 टाइम डिफरेंशिएट करते जा रहे होंगे।
जब रिमेनिंग को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो कांस्टेंट तक नहीं पहुंचेगा, यानी ये वाला टर्म हमारा नॉन जीरो नहीं बनेगा, जबकि ये वाला टर्म जब तक इस पे एक पावर भी है ये हमेशा क्या बनता जाएगा, जीरो। इसका मतलब अच्छा, अगर हम सेकंड वाले टर्म को अभी के लिए नजरअंदाज करें, सेकंड वाला टर्म भूल जाएं कि क्या है, हम इस वाले टर्म को ही 10 टाइम डिफरेंशिएट करते जाएं तो 10 टाइम डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 8 को क्या मिलेगा। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएट करा तो अभी बन गया 10 टाइम्स 2x इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर x, और एक 2x और भी आएगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा। अच्छा, ऐसे ही 10 इंटू 9 इंटू 2x का स्क्वायर अगर दो बार डिफरेंशिएट करने से आया है तो 10 टाइम डिफरेंशिएट करने से आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 इंटू 2x टू द पावर हो जाएगा 10। और बाकी जो टर्म होंगे जिनमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक भी पावर आई बचा, उसमें x को अगर हम 1 रखेंगे तब भी जीरो और माइनस 1 रखेंगे तब भी जीरो, क्योंकि 10th डेरिवेटिव भी तो fx है। तो जब f ऑफ 1 निकाल रहे होंगे तो जिसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक भी टर्म आ रहा होगा वो टर्म कैसा हो जा रहा होगा, जीरो। बचा इसमें f ऑफ 1 की वैल्यू सिर्फ इसी टर्म में नॉन जीरो आ रही होगी, ये जो टर्म है 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1। बचा ये आपका लिखा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 10, इसी में वैल्यू हमको नॉन जीरो आ रही है अगर x को हम क्या रख रहे हैं 1। बट बच्चा जैसे ही हम f ऑफ माइनस 1 निकाल रहे हैं तो f ऑफ माइनस 1 भी सेम ही आ रहा है क्योंकि पावर 10 है। तो f ऑफ 1 भी बचा हमारा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10 और f ऑफ माइनस 1 भी क्या आ रहा है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10, और दोनों को ऐड करने से इस सेम टर्म का ट्वाइस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए बी सी। अच्छा, ये क्वेश्चन में बी ऑप्शन था जो थोड़ा सा सोचने वाला ज्यादा था, जो टाइम टेकिंग ज्यादा था। किसी और मेथड किसी और अप्रोच से अगर हम जाएंगे तो बी ऑप्शन को मैच करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस अप्रोच से हमारा बी ऑप्शन इजीली आ रहा है। अच्छा, ए एंड सी ऑप्शन थोड़ा सा मेहनत करके ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं, डी ऑप्शन गलत है ये भी हमको पता चल पा रहा है। तो एक बच्चा इस क्वेश्चन में इजीली 3 पार्ट तो सॉल्व कर सकता है, 4th पार्ट के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी हम क्वाड्रेटिक में पहुंच गए। और क्वाड्रेटिक के लिए भी ए बी सी तीनों एपी में है, तो इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ प्रोग्रेशन ही मिक्स कर लिया गया है। आगे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा, ये बोला है कि ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं और किसमें एपी में, और इस क्वाड्रेटिक के रूट भी कैसे हैं, इंटीजर। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट इंटीजर हैं तो इंटीग्रल रूट की पहली कंडीशन होती है बी बाय ए जा इंटीजर, एंड सेकंड कंडीशन होती है सी बाय ए जा इंटीजर, एंड थर्ड कंडीशन होती है डी जा परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि b बाय ए इंटीजर है, c बाय ए इंटीजर है, दोनों इंटीजर का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर। तो c माइनस ए अपॉन बी या c माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा, एक इंटीजर। अगर c माइनस बी अपॉन ए इंटीजर आएगा तो c माइनस ए क्या आना चाहिए, a का इंटीग्रल मल्टीपल। लास्ट क्वेश्चन की तरह एक ऑप्शन तो बच्चा इसमें भी बड़े इजीली सॉल्व हो जा रहा है। बच्चा नेक्स्ट हमको क्या बोला है कि दोनों रूट ऑड इंटीजर हैं, या बोला है कि C15 है तो ए बी क्या होगा। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्वेश्चन में दिया क्या था। क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं और किसमें एपी में, और रूट्स भी कैसे हैं, इंटीजर। तो हमने सोचा कि अगर ए बी सी एपी में है देन 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। हम बोल सकते हैं क्या, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अच्छा, हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करा तो क्या बन गया, 2b बाय ए इज इक्वल टू 1 प्लस सी बाय, और इसके जो इंटीग्रल रूट्स हैं बच्चा हमने उसको अल्फा एंड बीटा मान लिया। अगर बच्चा इंटीग्रल रूट है अल्फा एंड बीटा तो इस क्वाड्रेटिक के लिए b बाय ए अल्फा प्लस बीटा है कि माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। b बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स सम ऑफ रूट। हम b बाय को क्या लिख पाएंगे, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। और c बाय ए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमारा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के। दोबारा हमने क्या किया बच्चा, क्वेश्चन में बोला था ए बी सी एपी में है, हमने 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी कर लिया, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा, और जहां पर भी रिक्वायर्ड था सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले पुट कर दिए।
अच्छा यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दैट 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है 0। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में हम फैक्टराइज कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को, बट फैक्टराइज करने के लिए अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा में से तो अल्फा कॉमन है, बट सिमिलरली 2 बीटा प्लस 1 सिमिलर फैक्टर नहीं बन रहा है, उसके लिए हमने दोनों साइड 3 ऐड कर लिया। बच्चा दोनों साइड 3 ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया 3, राइट हैंड साइड अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा से अल्फा बाहर आया बीटा प्लस 2, एंड 2 बीटा प्लस 4 से हमने 2 बाहर निकाला 2 टाइम्स बीटा प्लस 2, तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं दैट अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 है 3। और अल्फा बीटा बच्चा इस क्वेश्चन में कैसे रूट बोले हैं इंटीजर्स, अगर इंटीजर रूट्स बोले हैं तो ऐसे दो इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 3 होता हो, या तो क्या होता है बच्चा 1 एंड 3, या -1 या -3। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं बच्चा कि अल्फा प्लस 2 अगर 1 हुआ तो अल्फा -1 एंड बीटा प्लस 2 3 हुआ तो बीटा 1, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉसिबल है इस कंडीशन के साथ जिसका रूट है -1 एंड +1। अच्छा ऐसे ही सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसमें अल्फा आ जाएगा -3, बीटा आ जाएगा -5। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं जिसमें कि रूट -1 और +1, ऐसी इक्वेशन आ सकती है x स्क्वायर -1 = 0, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा जिसमें रूट्स हैं आपके -3 एंड -5, तो -3 -5 रूट्स हो गए, सम हो गया -8, प्रोडक्ट हो गया प्लस का 15, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है x स्क्वायर + 8x + 15। हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी हो जो इन्हीं का कोई मल्टीपल, कोई नेचुरल मल्टीपल, कोई इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे लिखा है 4x² - 4 या 2x² + 16x + 30। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोला है। अच्छा जैसे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ऑड इंटीजर, हमारे केसेस क्या आ रहा है -1 1 रूट हो जाए या -3 -5 रूट हो जाए, दोनों ही केस में अच्छा जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं ऑड इंटीजर्स। अच्छा सी वाले ऑप्शन में क्या बोला है कि अगर C15 है, देखो C15 का वो पा रहा है, C15 है x² + 8x + 15 में, अगर C15 है प्लस का तो हमारा A इंटू बी 8 के इक्वल है। अच्छा हमने A इंटू बी निकाल के देखा, x² का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 8, 1 इंटू 8 कितना आ रहा है 8। अच्छा एक बार हम x² - 1 वाली क्वाड्रेटिक में देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल है कि C हमारा 15 आ जाए। अच्छा C अगर हमारा इसमें 15 बना रहे हैं तो हमने -15 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया -15x² + 0x + 15 = 0। अच्छा अगर C यहां पर 15 है तो हमारा A इंटू बी, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है कि A B C आपका 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है कि हमारा B 0। देखो अगर C 15 है तो हमारा A इंटू बी कितना आ रहा है 0, तो हम ये कंपल्सरी नहीं बोल सकते कि अगर C 15 है तो A इंटू बी 8 ही आएगा। तो क्या C ऑप्शन कंपल्सरी ट्रू नहीं है, तो इसको हम अभी ट्रू नहीं बोलेंगे। बचा डी वाले ऑप्शन में क्या बोला है कि B 8 है, B 8 बचा यहां पर तो है, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 0 आ रहा है x का कोएफिशिएंट और 8 हम उसको नहीं बना सकते, तो B 8 नीचे वाले के लिए पॉसिबल है। अगर बच्चा B 8 है तो बोला है 3 इसका रूट है, B 8 था तो बच्चा रूट से -3 -5 3 इसका रूट तब भी नहीं था, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, तो इसका बच्चा आंसर सही होना चाहिए A एंड B। बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बेस्ड है वेक्टर एंड 3D पर, मोस्टली पार्ट 3D पर। बच्चा इसमें क्या गिवन है कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि P एंड Q दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। बच्चा P एंड Q को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 -1, Q है आपका 2 3 1, और अच्छा इस PQ लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी x - 1/2 - 1 = y - 2/3 - 2 z - -1/1 - -2 या 1 - -1 कितना आ गया 2। बच्चा ये जो इक्वेशन है ये किसकी आ गई है, लाइन L की। अब बच्चा आगे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि R पॉइंट से इस लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज S, R पॉइंट गिवन है 4 - 1 एंड 5,
और एस क्या बचा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है हमको कि एक पॉइंट टी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे है कि सच दैट पीटी डिवाइड्स पीएस रेशियो, सच दैट पीटी डिवाइड्स बाय एस या पीटी डिवाइडेड बाय एस इन 1:2 इंटरनली। इसका मतलब बच्चा ये जो एस पॉइंट है ये पीटी सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। पहले एस तक पहुंचते हैं फिर टी कनेक्ट करेंगे। बच्चा एस तक पहुंचने के लिए ये जो एस पॉइंट है ये भी लाइन पर ही लाई कर रहा है एल पर। हमने एस पॉइंट को लाइन के इक्वल में लैम्डा रखकर अज्यूम कर लिया। एस है आपका λ+1, λ+2, 2 λ-1, ये हमारा क्या आ गया एस। बच्चा अगर ये एस आ गया तो हमने क्या करा, आर एस वेक्टर निकाला। आर एस वेक्टर आ गया λ+1 -4 λ-3 आई कैप प्लस λ+2 -1 λ+3 जे कैप प्लस 2 λ-1 -5 2 λ-6 के कैप। और ये जो आर एस वेक्टर है इसका डॉट लाइन के डायरेक्शन वेक्टर से कितना आएगा, 0। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आर एस वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप से हमने डॉट कर दिया 0। अच्छा आई कैप से डॉट 0 करा, आई कैप से डॉट करा तो बन रहा है λ-3, जे कैप से करा तो λ+3 एंड के कैप से अगर अच्छा हम डॉट कर रहे हैं तो के कैप से डॉट करने पर आ रहा है आपका 4 λ-12 इक्वल में आ रहा है 0। बच्चा यहां से हमारा 6 लैम्डा आ गया 12, लैम्डा आ रहा है 2 और लैम्डा को 2 रखने से एस के कोऑर्डिनेट ऑब्टेन हो रहे हैं। एस के कोऑर्डिनेट हमको पूछे नहीं, हमको तो क्वेश्चन है पीआरटी ट्रायंगल का एरिया, पीआरटी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, हमको टी तक पहुंचना है। बच्चा यहां तक हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, यहां तक हमने एस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। एस के कोऑर्डिनेट आ रहे थे λ+1 λ+2 2 λ-1, λ+1 λ+2 2 λ-1। बच्चा इसमें λ2 आ गया था तो बन गया 3 4 एंड 3। बच्चा ये जो एस के कोऑर्डिनेट हैं एंड पी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन थे 1 2 -1। बच्चा पी के कोऑर्डिनेट थे 1 2 -1, एस के हैं 3 4 3 और किस तरीके से पीएसटी सेगमेंट डिवाइडेड है 1:2 में। अच्छा टी के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर निकालें तो 1 3 ये आ जाएगा 7, 2 4 ये आपका आ जाएगा 8 और -1 3 ये आपका आ जाएगा 11। तो जब P पता है S पता है हमको क्या मिल गया T। अच्छा T आ गया अगर इस डायग्राम में, अगर इस डायग्राम में हमको T के कोऑर्डिनेट मिल गए 7 8 11 तो हम एक ऑप्शन इजीली मैच कर सकते हैं, वो है PRT का एरिया। अच्छा PRT का एरिया हम निकाल सकते हैं, इसमें P पता है हमको 1 2 -1, T पता है 7 8 11 और R है 4 -1 5, R है 4 -1 5। अच्छा P पता है हमको 1 2 -1, R पता है और इस ट्रायंगल PRT का एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया बच्चा, एरिया निकालने के लिए हाफ टाइम्स मॉड PR क्रॉस PT कर लिया। बच्चा PR वेक्टर आपका आ रहा है 3i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप और PT वेक्टर आपका आ रहा है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। और बच्चा इनका अगर हम क्रॉस का मॉड निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चा इन दोनों का हमने क्रॉस करा, तो इन दोनों का क्रॉस करा तो 3i कैप का 6j कैप से कितना आ रहा है 18k कैप, 3i कैप का 12k कैप से आ रहा है -36j कैप, -3j कैप का 6i कैप से करा तो प्लस का 18k कैप, -3j कैप का 12k कैप से करा तो -36i कैप, 6k कैप का 6i कैप से करा 36j कैप, 6k कैप का 6j कैप से करा तो -36i कैप। सिंप्लीफाई करा तो 1/2 टाइम्स -72i कैप प्लस 36k कैप और इसका हमने मॉड लिया तो बन रहा है √72 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर तो बाहर आ गया 18 बन गया, अंदर बन गया आपका √2 स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया √5, 18 √5। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो गया डी।
अब बचा ए और बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। बचा ऑर्थो सेंटर के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर इस अल्टीट्यूड पर आर एस पर लाई कर रहा होगा, और अगर हम आर एस की इक्वेशन समहाउ निकाल लें तो कुछ तो हमको वेरिफिकेशन मिल सकता है। बचा हमने आर एस की इक्वेशन निकालने के लिए एस था 343 और आर था आपका 4 - 1 5। हमने इक्वेशन लिखी आर एस की, तो आर एस की इक्वेशन विल बी x - 3/1 इज इक्वल टू y - 4/-5 इक्वल टू z - 3/2। अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन लिख ली है, हमारा ऑर्थो सेंटर इसी पे लाई कर, हमने ऑर्थो सेंटर को म्यू के टर्म में ले लिया। हमारा ऑर्थो सेंटर विल बी म्यू प्लस 3 - 5 म्यू प्लस 4 प्लस 2 म्यू प्लस 3। और ये जो ऑर्थो सेंटर आया है, बच्चा इस ऑर्थो सेंटर के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि पीएच का डॉट आरटी लाइन से 0 कर सकते हैं। बच्चा हमने पीएच वेक्टर निकाला, तो पीएच वेक्टर क्या आ जाएगा? पीएच वेक्टर आ जाएगा म्यू प्लस 3 - 1 म्यू प्लस 2 आई कैप, और -5 म्यू प्लस 4 - 2 बन गया -5 म्यू प्लस 2 जे कैप, प्लस में आ गया आपका 2 म्यू प्लस 4 के कैप। ये हमारा आ रहा है पीएच वेक्टर। और आरटी वेक्टर जो हमने निकाला, तो आरटी वेक्टर आपका आ रहा है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप, और इन दोनों का डॉट हमने 0 कर दिया। अच्छा, इन दोनों का डॉट हमने 0 करा तो बन गया आपका 3 म्यू प्लस 6 -45 म्यू प्लस 18 प्लस 12 म्यू प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बच्चा इसको सिंप्लीफाई करा, 6 + 18 + 24 इज 48, और इक्वल में आ गया 30 म्यू। म्यू आ रहा है आपका 8/5, और म्यू को 8/5 रखने से क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर। बच्चा म्यू को 8/5 रख रहे हैं तो 8/5 + 3 इज 23/5। 23/5 8/5 बचा म्यू को रख रहे हैं तो बन गया -3, और 8/5 रखने से ये बन रहा है 16/5 + 3। 16/5 + 3 विल बी आपका 31/5। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ए। यानी इस वाले क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर ए है वाला ऑप्शन करेक्ट है तो बी गलत हो गया, एरिया का डी करेक्ट है तो सी गलत हो गया। हमारा आंसर है ए एंड डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। बचा नेक्स्ट क्वेश्चन x dy dx इज इक्वल टू y - x³। बचा वापस से बड़ा सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन इतना आसान आया है, वेरिएबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल, वो भी आसान वाला। पेपर सॉल्व करने में जिसको कैलकुलस अच्छा आता है थोड़ा सा इचिंग हो रहा होगा। बचा dy dx - y/x इक्वल में क्या आ रहा है? -x²। बचा इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो e की पावर पर आ गया -1/x dx, e की पावर -ln x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। बचा y × 1/x इज इक्वल टू -x² × 1/x dx। हमारा फंक्शन आ गया y/x इज इक्वल टू -x²/2 + c। और क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि इस वाले फंक्शन के लिए y(1) कितना है? 0। बच्चा हमने y(1) 0 है, x को 1 रखा, y को 0 रखा, x को 1 रखा, y को 0 रखा, तो c आ रहा है हमारा प्लस का 1/2। बच्चा c को 1/2, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन बन गया x - x³/2। बच्चा इस फंक्शन के लिए हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना है। कहां पर आ रहा है? कौन से x पर आ रहा है? ए बी सी डी ऑप्शन, इनमें क्या क्या रिजल्ट है हमको ये पता करना है। बच्चा ए ऑप्शन में क्या बोला है कि फंक्शन का मिनिमम आ रहा है 1/√3 पर, बी में बोला है कि मैक्सिमम आ रहा है 1/√3 पर। हमने क्या करा? y' निकाला तो y' आ रहा है 1 - 3x²/2। ये y' के बच्चा रूट आ रहे हैं -1/√3 + 1/√3, और हमारा y' का वैल्यू माइनस प्लस माइनस, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव।
बच्चा वाई डैश जो है 1/√3 से पहले पॉजिटिव है, बाद में क्या है नेगेटिव, माइनस 1/√3 से पहले नेगेटिव है, बाद में क्या है पॉजिटिव, तो 1/√3 पर क्या आ रहा है आपका मैक्सिमा। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका बी। एंड बच्चा इसके बाद बोला है 1 से 2 में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। बच्चा 1 से 2 तो 1/√3 के राइट में आएगा, वहां तो एफ डैश नेगेटिव था, तो ग्राफ क्या कर रहा है डिक्रीज। तो हमारा ए भी गलत और सी भी गलत, 1/√3 पे मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा नहीं। और एफ जो है वो 1 से 2 में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं। लास्ट क्या बोला बच्चा कि gx इज इक्वल टू एफ एक्स वाले फंक्शन के कितने सॉल्यूशन आएंगे पॉजिटिव एक्स के लिए। बच्चा हमने gx गिवन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x/2 और एफ एक्स हमारा आया है x माइनस x³/2। बच्चा इसमें हमने 2 से एलसीएम कर लिया और सबको सेम साइड ही ले गए, तो बन गया 9x³ माइनस 10x² प्लस क्या बन रहा है बच्चा हमारा 9x³ माइनस 10x² और x/2 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो एलसीएम करने पर हमारा आ जाएगा 2x। बच्चा ये x को कॉमन निकाला, अंदर क्या बन गया आपका 9x² माइनस 10x प्लस में क्या आ रहा है आपका 2। बच्चा ये जो भी एक्सप्रेशन हमारा आ गया है इसमें x इज इक्वल टू 0 तो काउंटेड ही नहीं है, और बाकी दोनों रूट्स अगर हम निकाल रहे हैं तो आ रहे हैं 100 प्लस माइनस रूट 100 माइनस 1 या 100 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 कितना आ रहा है 72 अपॉन में क्या आ रहा है 18। बच्चा ये दोनों रूट अगर हम देख रहे हैं 10 प्लस माइनस रूट 28/18 कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स कितनी बार हो रहा है 2 बार, और इसमें बोला भी कितनी बार है 2 बार, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ये वाला मल्टी करेक्टिव बच्चा हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक एक ही मल्टी करेक्टिव फिफ्थ वाला जिसमें किसी पार्ट के लिए हमको मेहनत करनी पड़ी। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं एस और टी, फिर 4 नंबर की बात कर रहा है ABCD जो कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से मिलेगा। फिर एक सेट की बात हो रही है H जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y सच दैट x, y आर रियल एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही होंगे या गलत होंगे। ठीक है, सही स्टेटमेंट्स हमें चुनना है। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें s और t का बेटा मल्टीप्लाई करके निकालते हैं क्या आएगा। तो अगर अपन s और t का मल्टीप्लीकेशन करें तो s और t का मल्टीप्लीकेशन करने में कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0, और ये कितना है 1 1 0 और 1। तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 0 प्लस 0 1 0 और माइनस 1 1 प्लस 0 1 1 एंड 0 1, ये आ गया हमारे पास s इंटू टी। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करने से हमारे पास वैल्यू आ गया, a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है बेटा -1, c का और d का वैल्यू दोनों का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, चलिए अब इन स्टेटमेंट्स को हम चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट में बेटा निकालना है b प्लस आयोटा अपॉन d प्लस आयोटा सी। हमें ये चेक करना है कि आयोटा के बराबर आएगा क्या, तो b का वैल्यू रखो -1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 अपॉन में d प्लस आयोटा सी, तो 1 प्लस आयोटा, तो ये -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा जो कि क्लियरली आयोटा के इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया। अगर ओमेगा -1 प्लस आयोटा √3/2 है तो a ओमेगा प्लस b अपॉन c ओमेगा प्लस d ओमेगा आएगा, तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर हम इसको चेक करें तो a का वैल्यू कितना है, वैल्यू रख दीजिए 0 प्लस ये हो जाएगा -1 अपॉन c ओमेगा प्लस d, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1। अब बेटा ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 0, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो कि किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा के। हेंस स्टेटमेंट बी इज ट्रू। स्टेटमेंट सी पे अपन आते हैं। स्टेटमेंट सी के पहले डी को हम जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। डी को ध्यान से देखिए, अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट से लिया एच से, देन az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी भी उस सेट को बिलोंग करेगा। इसको कैसे चेक करें, हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं जिसमें स्ट्रिक्टली y ग्रेटर देन 0 है, तो हमने एक नंबर मान लिया। हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं z इक्वल टू x प्लस y आयोटा, तो इसमें पुट करने से a इंटू जेड, तो a तो 0 है
प्लस बी, तो ये हो जाएगा नंबर हमारा बन जाएगा माइनस के 1 अपॉन ए इंटू जेड प्लस बी माइनस के 1 अपॉन सी जेड प्लस डी। तो x प्लस वाई आयोटा प्लस डी, डी का वैल्यू 1। अब इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है बच्चों। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं? इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 माइनस वाई आयोटा से और डिवाइड कर देते हैं x प्लस 1 माइनस वाई आयोटा से। ठीक है, अब जैसे ही हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है बेटा? डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? माइनस के x प्लस 1 प्लस के y टाइम्स आयोटा, है ना। अब बेटा इस सेट में आने की कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन क्या है? इस सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका इमेजिनरी पार्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि इस नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? y अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो पॉजिटिव होगा, और y गिवन ही पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी भी कैसी आ गई? पॉजिटिव, यानी कि ये नंबर इसको बिलोंग कर जाएगा, तो डी भी सही हो गया। अब हमें सी स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। चलिए, सी स्टेटमेंट में क्या करा है? इफ m is an integer greater than 2 such that st square is equal to st to the power m, then m is an integer multiple of 8। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में जो s इंटू टी था वो कितना निकाला था हमने? s इंटू टी अगर हम चेक करें, हमने निकाला था 0 -1 1 एंड 1। बेटा इसका स्क्वायर कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा? ये 0 -1 1 1, इसका स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 0 -1 0 -1 0 और ये -1 0 और ये -1, फिर 0 + 1 और -1 + 1 0, ये आ रहा है। तो बेटा st का स्क्वायर ये आ गया। हम st का क्यूब निकाल के एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है। st का क्यूब कैसे निकालेंगे? -1 1 और 0, इसका मल्टीप्लाई st का स्क्वायर में st का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 -1 1 और 1, 0 -1 1 और 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है ये हो रहा है 0 -1, फिर ये हो गया +1 -1 0, ये हो गया 1 + 0 0 + 0 0 और -1 + 0 -1। तो आप देख पा रहे हो ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि st का पावर अगर मैं 6 करूंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, हाँ कि ना? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? st का पावर 6 आ जाएगा आइडेंटिटी के बराबर। अब बेटा जो st का स्क्वायर है और st की पावर 6 है, अगर हम चाहते हैं कि st स्क्वायर वापस से रिपीट हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि st स्क्वायर जो है वो st की पावर 6 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें बोथ साइड्स, तो st टू द पावर 6 जो है वो किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा? st के स्क्वायर में। तो st टू द पावर 8 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? st स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि st पावर 6 क्या है? i। तो इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से st स्क्वायर आएगा। अब वापस से पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे तो बन जाएगा 14, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी है, तो ये वापस से st स्क्वायर आ जाएगा। फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा 20 6 के गैप के बाद, यहाँ पे वापस से आ जाएगा st स्क्वायर। यानी कि जो st स्क्वायर है वो st टू द पावर m के बराबर कब आ रहा है? ये जो नंबर है वो 8 14 और 20 बन रहा है। उसने ये बोला था ऑप्शन में कि ये जो भी नंबर होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो बेटा वो तो एक ही केस में आ रहा है, हर केस में तो आ नहीं रहा है, इसलिए स्टेटमेंट को हमें क्या बोल देंगे? ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आ गए हम सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फंक्शन का क्वेश्चन है बेटा, जिसको ध्यान से पढ़ते हैं एक बार कि फंक्शन हमने क्या बनाया है? एक n है, नेचुरल नंबर का सेट है, दो सेट लिए हमने a और b। ठीक है, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन f such that a to b such that f of 2 not equal to 2 and f of 4 is not equal to 4। कंसिडर द सेट t जिसमें वो फंक्शन बिलोंग करेंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b टू n, b से n पे एक फंक्शन बनाए g सच दैट g ऑफ fs कितना आ जाए बेटा? 2 की पावर x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट a। आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट t, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कितने फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए
बेटा ये जो 2 की पावर x है, ये जो कंपोजिट फंक्शन हमें ये क्रिएट करना है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2 की पावर x है, लेट अस अज्यूम कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। वो हम कैसे चेक करें? इसको हम बेसिक से सेट से भी चेक कर सकते हैं, पर एक बेसिक आइडिया लगाएं तो f ऑफ x1 को हम बेसिक से जाते हैं इक्वल टू f ऑफ x2 मान लेते हैं। g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू किसके आ जाएगा? g ऑफ f ऑफ x2 के, यानी कि 2 की पावर x1 किसके बराबर मान लिया हमने? 2 की पावर s2। इससे तो क्या रिजल्ट आ रहा है कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, यानी कि फंक्शन f कैसा होना चाहिए बेटा? यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पॉसिबल कब है? जब x1 इक्वल टू x2 हो जाए, यानी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। यानी कि ये जो फंक्शन f है, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1। ठीक है, अब जितने आप f फंक्शन बना लोगे उससे आप g फंक्शन तो क्रिएट कर ही दोगे। उसका लॉजिक क्या है कि जैसे कि आप इसमें 1 रखते हैं तो g ऑफ f ऑफ 1 कितना आना चाहिए बेटा? 2 की पावर 1। g ऑफ f ऑफ 2 कितना आना चाहिए? 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। a के सारे एलिमेंट अगर रखना हो तो g ऑफ f ऑफ 5 कितना आ जाएगा बेटा? 2 रेज़ टू द पावर 5। हमारे पास जो दो सेट अवेलेबल हैं, एक तो सेट a है, एक सेट हमारे पास है b, और उससे हम फंक्शन जब बनाएंगे, हम g जो फंक्शन बना रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं, वो कहां से बना रहे हैं? g फंक्शन हमने कहां से कहां पे बनाया? b से लेके n पे बनाया है। ठीक है, तो a में हमारी वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, b में वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 और 7। b में ये वाली वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बेटा अगर हम यहां से यहां पर जो f फंक्शन आ रहा है वो 1 1 फंक्शन हमको बनाना है। उसका कारण क्या है कि 1 1 फंक्शन अगर नहीं हुआ, मान लो 4 पे आंसर, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, हमने 3 पे आंसर भी 5 पे भेज दिया और 5 का आंसर भी 5 पे भेज दिया, मैंने 1 फंक्शन बना दिया, तो होगा क्या? जब अपन इसका कंपोजिट बनाएंगे तो g ऑफ f ऑफ 3 कितना आना चाहिए? 2 की पावर 3, पर f3 और f5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। उससे क्या होगा? 5 से 2 आंसर निकल जाएंगे, यानी कि फिर तो g फंक्शन बन ही नहीं पाएगा। एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाएंगे, हाँ कि ना? इसलिए फंक्शन f को क्या होना जरूरी है? 1 1 होना जरूरी है, और यही इस क्वेश्चन में काउंट करना है। अपन को इस क्वेश्चन में क्या काउंट करना है कि ऐसे कितने फंक्शन हम बना सकते हैं, पर उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। वो क्या है कि f ऑफ 2 2 नहीं होना चाहिए और f ऑफ 4 4 नहीं आना चाहिए। अगर हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे f, उन सबकी मदद से हम कोई ना कोई g फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर है वाली बात? ठीक है, अब हमको काउंट क्या करना है इसमें, कितने हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं। चलिए तो फंक्शन की काउंटिंग हम कर लेते हैं बेटा। अब इसको फंक्शन को गिनना है, हमें कौन से फंक्शन गिनना है? 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू b। हमें काउंट करना है 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू b, और उसकी कंडीशन क्या है? सच दैट f ऑफ 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और f ऑफ 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ये 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको गिनने से अच्छा हम एक काम करते हैं, हम टोटल 1 1 फंक्शन निकाल लेते हैं। हम क्या करें? टोटल 1 1 फंक्शन निकाल लें और उसमें से क्या माइनस कर दें? हम चाहते हैं कि f ऑफ 2 2 ना आए, f ऑफ 4 4 ना आए, यानी कि हम वो फंक्शन काउंट कर लें जिसमें f ऑफ 2 2 आ रहा था, f ऑफ 4 4 आ रहा था, एंड बोथ हो रहे थे, यानी कि f ऑफ 2 भी 2 आ रहा था और 4 भी आ रहा था। तो अगर हम इसको बोल दें कि ऐसे फंक्शन को हमने a बोल दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और इन फंक्शन को हमने b बोल दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है? ऐसे फंक्शन जिसमें f ऑफ 2 2 के बराबर ना आए और 4 के बराबर ना आए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हमको फाइंड करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? टोटल में से किसको माइनस कर रहे हैं? a यूनियन b के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और b। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। यानी कि पहले मैं क्या गिन लूंगा? टोटल 1 1 फंक्शन विदाउट एनी कंडीशन, फिर उसमें से मैं कौन से केस माइनस कर दूंगा? वो वाले केसेस जिसमें f ऑफ 2 2 आ रहा था, प्लस वो वाले केसेस जिसमें f ऑफ 4 4 आ रहा था, माइनस वो वाले केसेस जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो जैसे हम इन केसेस को हटाएंगे तो कौन से फंक्शन बचेंगे? वो वाले 1 1 फंक्शन बचेंगे जिसमें ना f ऑफ 2 2 आएगा ना f ऑफ 4 4 आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसको कैसे गिने? टोटल 1 1 फंक्शन माइनस वो वाले जिसमें na फिर nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम डायग्राम से सिंपल बेसिक लॉजिक से इसको कर लेते हैं। सेट a क्या था हमारे पास बेटा? 1 2 3 4 5।
सेट बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब बेटा टोटल 1 1 फंक्शन हम कैसे करेंगे? 1 1 फंक्शन बनाने के लिए यहां पे एक एलिमेंट वहां पे एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, तो यहां पे टोटल 5 लोग हैं, वहां पे 7 लोग हैं, इन 7 में से पहले 5 को सिलेक्ट करेंगे और उन 5 पे ऐसे तीर लगाने के कनेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। तो टोटल 1 1 फंक्शन कितने बन जाएंगे बेटा? 7 में से 5 को सिलेक्ट करा इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस, अब मुझे वो फंक्शन गिनना है जिसमें f ऑफ 2 के बराबर आ रहा है, तो f ऑफ 2 को तो 2 को हमने जोड़ दिया, बाकी 4 वैल्यूज के लिए यहां पे कितने उम्मीदवार हैं? 6। इन 6 में से हमें 4 सिलेक्ट करने जिनको हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के कितने तरीके? 4 का फैक्टोरियल, तो 6 में से 4 सिलेक्ट करें इनटू 4 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही वो वाले फंक्शन अगर गिनने हो जिसमें f ऑफ 4 के बराबर है, तो वो भी सेम केस होंगे, एक वैल्यू कनेक्ट कर दी है और बची हुई वैल्यूज को कनेक्ट करने के लिए यहां पे कितने लोग हैं? 6, तो 6 में से 4 सिलेक्ट करें और 4 को अरेंज कर दिया, तो 6c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल माइनस, अब बेटा माइनस करना है हमें किसे? माइनस करना है हमें उन फंक्शन को जिसमें दोनों बातें हो गई हो। दोनों बातें कैसे? f ऑफ 2 4 पे कनेक्ट हो गया हो, f ऑफ 2 2 पे कनेक्ट हो गया हो और f ऑफ 4 4 पे, तो बच्चे कितने लोग? ए सेट में 3, इन 3 लोगों को हमें कनेक्ट करना है, यहां पे कितने अवेलेबल है? 5, इन 5 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे, इन 3 को कनेक्ट करना है और इनको कनेक्ट करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल, तो माइनस 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये? 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3, ये हो जाएगा 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये 2 बार ऐड हो रहा है तो इंटू 2, माइनस 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है? 30 इंटू 12 360 इंटू 7 360 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 0 2 2520, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2520 आ गया, माइनस ये कितना आ रहा है बेटा? 65432, ये हो जाएगा 720 माइनस के ये हो जाएगा कितना? 60, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 720 को इसमें से माइनस करेंगे तो 1800, उसमें 60 ऐड करेगा तो 1860, इतने फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 1860, ठीक है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड क्वेश्चन। एक बुक शेल्फ है जिसपे 6 डिस्टिंक्ट बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, 5 डिस्टिंक्ट बुक्स हैं फिजिक्स की। इन बुक्स में, इन 11 किताबों में से, टोटल 11 किताबें, हमें 6 किताबें चूज करनी है, ठीक है। तो बेटा 11 में से 6 किताबों को चूज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? टोटल वेज आपके आ जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे आपके 11c6, ठीक है। लेट x बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स चोजन एंड नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स चोजन। इफ अल्फा इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, देन द वैल्यू ऑफ 77 अल्फा इज, ठीक है। हमें रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है, तो रैंडम वेरिएबल का मीन निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज पहले निकालनी पड़ेंगी। अच्छा आप ये बताओ, 6 बुक अगर मुझे चूज करनी है तो ये टोटल वेज है, पर वो 6 बुक कौन कौन से, किस तरीके से हम चूज कर सकते हैं? मैथ और फिजिक्स का अगर हम केसेस बनाएंगे तो यहां तो 6 किताबें मैथ की, फिजिक्स की 0, 5 मैथ की बुक्स, फिजिक्स की 1 बुक, 4 2 या फिर 3 और क्या केस बनेगा? अब इसका रिवर्स केस 2 4 1 5, ये केसेस बनेंगे क्या? ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या बोला उसने? x क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैथ बुक चोजन एंड नंबर ऑफ फिजिक्स बुक चोजन, यानी कि जो x है वो किसका डिफरेंस है? एब्सोल्यूट डिफरेंस, मैथ बुक कितनी उठाई और फिजिक्स कितनी उठाई। अब ये x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? बेटा अगर मैथ की बुक 6 0 है, मैथ की बुक 5, फिजिक्स की बुक 1 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ सकता है? 6 4 2 0 2 या फिर 4। तो डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल आ सकता है? यहां तो डिफरेंस 6 आएगा, यहां तो डिफरेंस 4 आएगा, यहां तो डिफरेंस 2 आएगा, यहां तो डिफरेंस 0 आएगा। तो रैंडम वेरिएबल x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें इन ईच केस की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या होता है बेटा? फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा xi pi। हमें उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल केसेस को फाइंड करते हैं और उसके हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे फिर, ठीक है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं। क्यों?
टोटल वेज तो 11C6 हो गया, हमें ईच इंडिविजुअल केसेस के नंबर ऑफ वेज निकालना है, वो न्यूमरेटर में आएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हम पहले प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकालें? मैथ की 6 बुक लेनी है, फिजिक्स की 0, इसके फेवरेबल, इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? मैथ की बुक है 6, तो 6C6 इंटू फिजिक्स की बुक है 5, 5C0। इसके कितने केसेस बनेंगे? 6C5 इंटू 5C1। इसके कितने केसेस बनेंगे? 6C4 इंटू 5C2। इसके कितने केस बनेंगे बेटा? 6C3 इंटू 5C3। इसके कितने केस बनेंगे? 6C2 इंटू 5C4 और लास्ट केस बनाया जाएगा 6C1 इंटू 5C5। ठीक है, ये तो हो गया हमें इंडिविजुअल केसेस। अब इसका सम कितना आ रहा है, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 6C5 हो जाएगा 6 इंटू 5 30, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 15, 15 इंटू 10 150, ये कितना हो जाएगा? 6C3 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200, 6C2 इंटू 5C4, ये हो जाएगा 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 15 75, और यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 1 यानी कि 6। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमें क्या करना है, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और फिर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, हर प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो यहां पर पहले केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबके डिवाइड में तो क्या आने वाला है, इसको मैं एक बार में लिख देता हूं। तो आपका मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ भैया, मीन आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केस, जो पीआई है, पीआई क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो टोटल तो कितना है भैया? 11C6 है, वो तो डिनोमिनेटर में ही आ गया है ना। अब 11C6 का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? 11C6 का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा कितना? 11C6 हो जाएगा आपका 462। 11C6 का वैल्यू हो जाएगा 462, तो यहां पे 462 आ गया। हाँ, अब हमें 6 x की वैल्यू 6 कब आ रहा था? 6 का डिफरेंस कब है इस वाले केस में? तो 6 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 का डिफरेंस कब बन रहा था? दो केसेस में, 5 1 और 1 और 5 में। तो इसके टोटल वेज कितने हैं? 30, और इसके टोटल वेज कितने हैं? 6। तो 30 प्लस 6 36 इंटू 4। ठीक है, ये वाला हो गया। प्लस 2 का डिफरेंस कब आ रहा था? 4 2 में और 2 4 में। तो ये हो गया 150 और 75। तो 150 और 75 कितना हो जाएगा बेटा? 225 इंटू 2, और फिर 0 का डिफरेंस है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का डिफरेंस है भैया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले केस में, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इस सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास? ये जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो ये अपन ने वैल्यू निकाल लिया। अब इसका सम कितना आ रहा है बेटा? ये हो गया आपका 600 अपॉन 462। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 अपॉन, ये हो जाएगा 100 अपॉन 7 और 7, 100 अपॉन 77। ठीक है, तो हमारा मीन की वैल्यू कितनी आ गई है? मीन को उसने क्या बोला था? अल्फा बोल दिया था। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 100 अपॉन 77। तो 77 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100। ठीक है, तो 77 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा बेटा। एक डेटा है जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन है x1 से लेके x10 तक, जिनका मीन 5 है बेटा और वेरिएंस 7 है। ठीक है, अब मीन और वेरिएंस दे रखा है पहले 8 ऑब्जर्वेशन का 4 और 3.5। तो आपको क्या पूछा है उसने? अगर x9 x10 से छोटा है तो आपको 3x9 प्लस 2x10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए बेटा, मीन का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा xi i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बेटा? 5। तो उन 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 यानी कि 50। तो 10 ऑब्जर्वेशन का सम हमारे पास 50 आ चुका है। ठीक है,
और यहां पर उन्होंने बोला पहले 8 ऑब्जर्वेशन का मीन 4 है, यानी कि अगर मैं पहले 8 ऑब्जर्वेशंस का सम निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, उनका मीन है 4, मीन कितना है 4, कितनी ऑब्जर्वेशन है 8, तो 4 into 8 कितना हो जाएगा 32। तो यहीं से मुझे समझ में आ रहा है कि 9th और 10th ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना आ जाएगा बेटा 50 - 32 यानी कितना 18। ये वाली बात क्लियर है। पहले 10 ऑब्जर्वेशन है समय 50, पहले 8 ऑब्जर्वेशन है हमने निकाले 32, तो x9 + x10 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस बराबर मीन ऑफ द स्क्वायर्स अपॉन माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। अब पहले 10 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना दे रखा बेटा 7, तो 7 इक्वल्स पहले 10 ऑब्जर्वेशन को हम अगर स्क्वायर करके ऐड करें xi का स्क्वायर अपॉन में 10 माइनस, और पहले 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 5 का स्क्वायर। तो बेटा यहां से मेरे पास 7 = 10 सिग्मा xi का स्क्वायर 1 से लेके 10, और ये माइनस के कितना हो जाएगा बेटा 250। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, सिग्मा xi का जो स्क्वायर है i = 1 से लेके 10 तक, ये कितना आ रहा है बेटा 70 + 250 यानी कि 320, ये आ गया। तो पहली 10 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम मुझे मिल गया 320। नेक्स्ट उसने क्या बताया, पहले 8 ऑब्जर्वेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 3.5 which is equal to square sum of the squares up to 8 divided by 8 माइनस इनका मीन कितना था 4 का स्क्वायर। तो इसको हम 7/2 लिख देंगे, 7/2 इक्वल्स यहां पे कितना आ जाए बेटा 8 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम 1 से लेके 8 माइनस के 16 into 8 128। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां से 8 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा i = 1 से 8, ये आ जाएगा हमारे पास 28 + 128, ये आ जाएगा 156। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ अगर 10 ऑब्जर्वेशंस का सम हमारे पास है कितना 320, 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा था हमारे पास 320, 10 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम, तो 8 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है 156, और ये लास्ट वाली दो वैल्यू क्या हो जाएंगी x9 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर। तो यहां से x9 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहां पे कितना 164, ये आ गया। ठीक है, चलिए तो बेटा अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, x9 + x10 आ गया है। तो x9 + x10 कितना था 18 था, तो यहां से x10 का वैल्यू हम रख सकते हैं 18 - x9, इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो x9 का स्क्वायर, x9 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, x9 को हम क्या मान लेते हैं t, तो x10 क्या हो जाएगा 18 - t, तो ये हो जाएगा बेटा t² प्लस 18 - t का स्क्वायर बराबर 164। तो बेटा t² प्लस 324 प्लस के t² माइनस के 36t बराबर 164। तो यहां से 2t² माइनस के 36t, और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा प्लस का 100 प्लस का ये माइनस हो जाएगा 160 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड लगा दें तो t² माइनस के 18t प्लस के 80 इक्वल टू 0। तो यहां से t - 10 इंटू t - 8 इक्वल टू 0। तो बेटा t की क्या वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 10 और एक वैल्यू आ रही है 8, है ना। अब t हमने किसको माना था बेटा, t हमने माना था x9 को, तो x9 की दो वैल्यू आ गई है, x9 की बेटा एक वैल्यू आ रही है 10, एक वैल्यू आ रही है 8। तो x9 अगर 10 है तो x10 कितना हो जाएगा 18 - 10 यानी कि 8, और ये हो जाएगा 18 - 8 यानी कि 10। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था,
क्वेश्चन में कहने कि x9 इज लेस देन x10, तो बेटा x9 छोटा है, x10 बड़ा है, तो x9 की वैल्यू हो जाएगी 8, x10 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम ये वाली वैल्यू चूज कर लेंगे। अब 8 और 10 हमारे पास आ गया है, तो वैल्यू किस चीज की पूछी थी उसने पूछा था 3x9, तो 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 20। आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 13 क्वेश्चन में एक एलिप्स दे रखा है x² / 18 + y² / 12 = 1। इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं। लेट h बी द हाइपरबोला जिसकी इसेंट्रिसिटी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है और जिसके फोकाई सेम है। p और q दो पॉइंट्स हैं उस हाइपरबोला के और इस पैराबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और d उनके बीच का डिस्टेंस है, तो आपको d² की वैल्यू इस फॉर्मेट में लेके आनी है और a माइनस भी बताना है। चलिए सबसे पहले तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? e² = 1 माइनस 12/18, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स e² कितना आ जाएगा यहां पर 6/18 यानी कि 1/3, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या आ गया बेटा? 1/√3, 1/√3। और हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितना हो गया बेटा? √3। अब और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इस हाइपरबोला के और इलिप्स के फोकाई सेम है, तो फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि a² > b² है। फोकाई कहां पे होंगे? +- a, 0, तो फोकाई होते हैं +- a इंटू e, 0 पर। तो इस इलिप्स के लिए a का वैल्यू कितना होगा? इस इलिप्स के लिए a का वैल्यू कितना होगा? यहां पे आ जाएगा √18, और हमें बोला कि हाइपरबोला का फोकाई इलिप्स का फोकाई सेम है, तो यहां पे हम इसेंट्रिसिटी किसकी यूज कर लेंगे? हाइपरबोला की। तो a इंटू EH बराबर, ठीक है, इलिप्स का फोकाई कहां पर है? इलिप्स का फोकाई होता है +- a पर है, तो इलिप्स का फोकाई निकालना है पहले। इलिप्स का फोकाई कहां पर आएगा बेटा? a का वैल्यू कितना है यहां पर? √18, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 3√2। तो +- a इंटू e, 0 पर इलिप्स का फोकाई आएगा, वो कहां पे आ जाएगा बेटा? a, यानी कि 3√2 इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा प्लस या माइनस √6, 0, यानी कि ये किसके बराबर है? √6 के। अब a इंटू हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √3 है, √6, तो a का वैल्यू आ गया √2, तो हाइपरबोला के लिए a का वैल्यू क्या आ चुका है? √2 आ चुका है। अब हाइपरबोला में a और b में क्या रिलेशनशिप होता है? b² = a² इंटू e² - 1, तो b² कितना आ जाएगा बेटा? a² इंटू 3 - 1, तो b² का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो हमारे पास a² आ चुका है 2 क्योंकि a √2 है, और b² कितना आ चुका है? 4। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? x² / a² माइनस y² / b² = 1। ये आ गया किसका इक्वेशन? हाइपरबोला का इक्वेशन। आई होप यहां तक बात क्लियर है। हमने हाइपरबोला का इक्वेशन बना लिया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि इस हाइपरबोला ने और इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है, इसका हाइपरबोला के साथ इंटरसेक्शन किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालें? कैसे भी निकाल सकते हो बेटा। हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। √5y = x², इस इक्वेशन के साथ हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से x² का वैल्यू √5y हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, ठीक है, तो x² / 2 माइनस y² / 4 = 1 है। हमने बेटा x² का वैल्यू क्या रख दिया? √5 × y, इसमें पुट कर दिया, तो √5 × y / 2 माइनस के y² / 4 = 1, तो यहां से आ जाएगा 4 2√5y माइनस y² बराबर 1। तो इक्वेशन के आगे बेटा y² माइनस के 2√5y प्लस के 4 = 0, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? -b प्लस या माइनस रूट में b² माइनस 4ac / 2a। तो बेटा y की क्या वैल्यू मिल रही है हमें? यहां पर इस क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या आ रही है? हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए ये हो जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड होके ये √5 + 1 और √5 - 1 आएगा, है ना। दोनों ये पॉजिटिव वैल्यूज है,
तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। अब y के करस्पॉन्डिंग मुझे x निकालना है, तो x स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, √5y, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 प्लस √5 कॉमा रूट के अंदर 5 माइनस √5, ये दो x की वैल्यू आ गई है ना। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो दो पॉइंट्स आएंगे P और Q आ चुका है, इनके बीच के डिस्टेंस को d बोला है, हमें d स्क्वायर निकालना है। तो बेटा दो पॉइंट कौन कौन से आ चुके हैं हमारे पास, P पॉइंट आ जाएगा रूट में 5 प्लस √5 कॉमा √5 प्लस 1, और Q पॉइंट आ जाएगा रूट में 5 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों बीच के डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर करना है, जिसको उन्होंने डी स्क्वायर बोला है। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो √5 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √5 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा 5 प्लस √5 प्लस 5 माइनस √5 माइनस के 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 20, और प्लस के यहां पे √5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना आ रहा बेटा, √5 से √5 भी कट गया, तो 5 प्लस 5 हो गया 10 प्लस 4 हो गया 14 माइनस, और 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट में 5, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस ये आ गया बेटा d का स्क्वायर। अब d स्क्वायर को आप किससे कंपेयर करेंगे, d स्क्वायर को कंपेयर करेंगे a प्लस b √5 से। तो इसको अगर अपन a प्लस b √5 से कंपेयर करें तो a कितना आ रहा है बेटा 14, b कितना आ रहा है -4, तो हमें a माइनस b बताना, तो a माइनस b कितना आ जाएगा 18, तो 14 माइनस ऑफ -4 आंसर कितना आ जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा 18, ठीक है, बात समझ में आ गई। 14 क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी बेस्ड, एक रियल नंबर है अल्फा और ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रखा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एस से डिनोट कर रहे हैं, है ना, इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर दो फंक्शन है, एफ फंक्शन है -3 से 3 से -∞ से ∞, और जी फंक्शन भी सेम डोमेन और कोडोमेन में दे रखा है, दोनों की डेफिनेशन लिख रखी है। और क्या बताना बेटा, ए के अंदर वो सारे एक्स के वैल्यूज हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर एफ डिसकंटिन्यूअस है, और बी के अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर जी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये काउंट करना है कि कितने पॉइंट्स पर फंक्शन एफ डिसकंटिन्यूअस होगा और कितने पॉइंट्स पर फंक्शन जी डिसकंटिन्यूअस होगा, और उससे जो वैल्यूज मिलेंगे, हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे, उसके हिसाब से हमें ये वैल्यू का आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब बेटा इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए यहां पर इससे अगर मल्टीप्लाई, हम केवल इसकी बात करते हैं, देखिए साइन ऑफ पाई एक्स मल्टीप्लाई कर लिया माइनस पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर होता है, तो ये जो है ये बन जाएगा कुल मिला के ऐसा, ये n पाई की तरह बिहेव करेगा, हाँ कि ना। तो साइन -n पाई प्लस थीटा, या फिर ध्यान से देखें तो साइन n -n पाई प्लस थीटा बन रहा है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, या तो ये प्लस साइन थीटा देगा या तो ये माइनस साइन थीटा देगा, तो ये प्लस या माइनस साइन पाई एक्स बनेगा, क्योंकि n पाई के मल्टीपल्स पे साइन जो है वो चेंज तो नहीं होगा, तो प्लस या माइनस साइन पाई एक्स आएगा, ठीक है। अब हो रहा है इसका स्क्वायर, स्क्वायर के कारण प्लस हो चाहे माइनस हो बैलेंस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब log 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स। हमने इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सुनिए बेटा, यहां पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा ओवर अ फंक्शन, वो किसके कारण होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहां पे आती है, इंटीजर पॉइंट्स पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है कि नहीं। अब हमें इसको थोड़ा ध्यान से चेक करना है कि ये कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा और कहां नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले तो जो डाउटफुल पॉइंट्स है वो कहां बनेंगे, जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बने। तो बेटा x कहां से कहां तक गिवन है आपको,
x गिवन था -3 से +3, तो x का क्यूब कहां से कहां तक होगा, -27 से +27, तो x क्यूब की जो वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है, -26, -25 से लेके +26 तक। टोटल यहाँ पे कितने x क्यूब की वैल्यू है, और इन सबके करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी -26 की पावर 1/3 ऐसे करके। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स होंगे बेटा, 26, और ये 26 पॉइंट्स कितने, 52 और बीच में 0, 53 पॉइंट्स है। टोटल 53 पॉइंट्स ऐसे बनेंगे जो इंटीजर्स बनेंगे करेस्पॉन्डिंग हर x के लिए, हर x के लिए जो जो यहां पर आ रहा है, टोटल 53 पॉइंट्स क्या बनेंगे, 53 टाइम्स अंदर क्या बनेगा बेटा, इंटीजर बनेगा, और उन सभी वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, लेकिन बस यहां पे एक चीज हमको समझना है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर उन 53 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, उस समय अगर ये फंक्शन 0 हो गया, यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन उस समय पर अगर ये फंक्शन 0 हो गया तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो अलग आएगी, पर वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो ये जो 53 पॉइंट्स हैं, टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं यहां पर, जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, अभी तो हमें लग रहा है 53, टोटल कितने पॉइंट्स है बेटा, 53। अब उस पे हमें बस ये चेक करना है कि इंटीजर पॉइंट्स पर इस फंक्शन का क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो बेटा जब हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कहां पर, इंटीजर पॉइंट्स पर, तो यहां तो x ही है, x की वैल्यू इंटीजर में क्या क्या हो सकती है, -3 से 3 में, -2, -1, 0, 1 और 2। तो हम इंटीजर पे एक बार चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, sin 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई x है। अगर हम इसको चेक करें इंटीजर पॉइंट्स पे, है ना, इंटीजर माइनस पे, तो बेटा इंटीजर माइनस पर किसी भी इंटीजर -1 हो तो ये साइन स्क्वायर क्या बनेगा, पाई, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये बनेगा 1, और log 1 कितना होता है 0, और इंटीजर प्लस वाले पॉइंट्स पे देखो तो ये कितना बनेगा 0, और 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, और log 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा फंक्शन इंटीजर पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो उन पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होने से बच जाएगा। तो वैसे ये 53x की वैल्यूज ऐसी मिल रही थी मुझे, 53 वैल्यू जिसपे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला था, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन उसको उन वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज ने बचा लिया उसको, 5 वैल्यू ने, -2, -1, 0, 1 और 2। इन वैल्यूज पे क्या होगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा, जिससे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। तो टोटल जो 53 वैल्यूज है उसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बचेगी, 48। तो a के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे डिसकंटिन्यूटी के, 48। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। ठीक है, यहां तक की बात। अब बात करते हैं gx की, ठीक है। gx में बेटा x क्यूब मल्टीप्लाई है, x क्यूब तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें गड़बड़ कहां पे होगी, इधर, इसको हमें चेक करना जरूरी है। अब बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, x क्यूब साइन स्क्वायर पाई लॉग 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब ये तो हर जगह ही कंटिन्यूअस होना चाहिए था, x क्यूब तो होता ही है। इस पे हमें डाउट आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कहां पे गड़बड़ करता है, इंटीजर पॉइंट्स पर। फिर से तो हमें कौन कौन से इंटीजर पॉइंट चेक करने बेटा, इसमें -2, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि गिवन इंटरवल में ये 5 ही इंटीजर पॉइंट्स आएंगे। तो बेटा सबसे पहले आप देखो -2 पे, तो -2 पे क्या होगा, -2 पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट की आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का आप थोड़ा ग्राफ याद करो, इस तरह से कुछ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनता है कि नहीं, हाँ कि ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, यानी कि किसी इंटीजर के लेफ्ट साइड पे, किसी इंटीग्रल वैल्यू को लेफ्ट साइड पे तो ये 1 को अप्रोच करता है, लेकिन राइट में किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या करेगा, लेफ्ट साइड में तो ये 1 को अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये क्या बनेगा 1, 1 + 1 कितना 2, log 2 बन रहा है ना। और राइट साइड में क्या होगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 + 0, 0, log 1 कितना हो रहा है 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू अलग अलग वैल्यूज दे रही है कि नहीं, यानी कि इन वैल्यूज पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। पर इसमें वही वाली बात है कि -2, -1, 1 और 2 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, 0 पे भी इसको डिसकंटिन्यूअस होने वाला है ये, लेकिन बगल में कौन बैठा बेटा, x क्यूब। तो इस क्वेश्चन में क्लासिक मिस्टेक एक हो सकती थी कि हम 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता देते, लेकिन फिर वही वाली बात कि ये डिसकंटिन्यूअस तो हो रहा है, पर अगर इसकी वैल्यूज को कंपनसेट ये फंक्शन कर दे तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो 0 पे अगर हमने चेक करा तो 0 पे इसकी तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, पर 0 पर x क्यूब जो है वो 0 होगा,
और 0 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल फंक्शन क्या बन जाएगा 0, जिससे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो 0 छोड़कर बाकी के 4 पॉइंट्स पे तो ये क्या होगा बेटा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो gx कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 4, तो मॉड b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो 48 है मॉड a और 8 है मॉड b। अब आप बताओ ये जो 48 पॉइंट्स थे इसमें से तो हमने ये वाले पॉइंट्स ऑलरेडी हटा ही दिए थे, क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन तो इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस आ रहा था, हाँ कि ना? यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स आएंगे क्या? ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 56। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा 56, क्वेश्चन नंबर 14 का। समझ गए क्या? चलिए बच्चों, चलो अब हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे पास पहला कर्व है C1 y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, दूसरा कर्व है C2 y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x प्लस कॉस x, है ना? और इंटरवल हमें 0 से 10 पाई दे रखा है। हमें बोला गया है कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व्स का, यानी कि ये दो कर्व्स जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे वो नंबर है n, और उन सभी के जो x की वैल्यूज हैं उन्हें हमने जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन्हें हमने अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक नाम दिया है, वो उसके x कोऑर्डिनेट्स हैं सच दैट अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 ये कंडीशंस है। अब क्वेश्चन 15 में क्या पूछा बेटा, n की वैल्यू बताना। बेसिकली आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ठीक है? चलिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम कुछ नहीं बेटा, इन दोनों कर्व्स को इक्वेट कर देंगे। तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि हम क्या चाहते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बराबर आ जाए बेटा 1। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये कितना बन जाएगा, √2 से दोनों तरफ डिवाइड करने से ये बन जाएगा cos x माइनस पाई बाय 4 बराबर 1/√2, यानी कि cos पाई बाय 4, और cos का जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई, तो हम यहाँ पे 2k पाई लिख देते हैं, 2k पाई प्लस या माइनस अल्फा, अल्फा यानी कि पाई बाय 4। तो एक सोल्यूशन आ रहा है बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आ रही है 2k पाई, और एक सोल्यूशन आएगा हमारे पास 2k पाई प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 4 पे उधर जाएगा तो प्लस पाई बाय 2 बनाएगा, माइनस पाई 4 कैंसिल होके 2k पाई बनाएगा, ठीक है? तो ये दो तरह के हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसमें हम k की वैल्यू रख के चेक करेंगे कि कितने सोल्यूशन हमारे 0 से 10 पाई में आ रहे हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान दो तो k की वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या क्या आ जाएगी 0 1 2 3 4 पे, यहां से आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2 पाई, फिर आ जाएगा 4 पाई, फिर आ जाएगा 5 पाई 4 पाई, फिर आ जाएगा 6 पाई, 3 रखेंगे तो फिर आएगा 8 पाई और आएगा 10 पाई, ठीक है? k की वैल्यू हमने 0 से लेके अगर 5 तक रखी तो ये वैल्यूज आएंगी। और इसमें कौन कौन से वैल्यूज कवर हो रही है बेटा, x इक्वल टू 0 प्लस पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2, और कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 5 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 9 पाई बाय 2, है ना? हाँ जी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 1 रखने पे हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर 2 रखने पे 4 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 4 रखने पे 8 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि कितना 3 रखने पे, पहले हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रखेंगे, 3 रखने पे कितना आ रहा है ये 13 पाई बाय 2, फिर आएगा हमारे पास 19 पाई बाय 2। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11, 0 से 10 पाई में हमारे पास टोटल x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 11, टोटल 11 वैल्यूज आ रही हैं। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया बेटा 11। अब क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बीटा इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड द लाइंस x इक्वल टू अल्फा 1 एंड x इक्वल टू अल्फा 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज। तो बेटा x इक्वल टू अल्फा 1 से अल्फा 4 तक जो इन दोनों कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया है उसको इनने बीटा बोला है। तो अल्फा 1 और अल्फा 4 कौन सी वैल्यू है बेटा, अल्फा 1 और अल्फा 4 कौन सी होंगी, अल्फा 1 हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। अल्फा 4 कौन सी है 5 पाई बाय 2, है ना? क्योंकि इस ऑर्डर में वैल्यूज को हमने लगाया था, अल्फा 1 फिर अल्फा 2 फिर अल्फा 3। तो हमें 0 से 5 पाई बाय 2 में एरिया बताना है, ठीक है? चलिए
अब एरिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। बेटा दो कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व, है ना। अब हमें देखना पड़ेगा इसका इंटीग्रल कितना आएगा, ये इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास, यहां पे लिखते हैं, इस इंटीग्रल को फाइंड करें तो ये हो जाएगा 0 से 5π/2 फर्स्ट कर्व e की पावर -x sin x प्लस cos x माइनस e की पावर -x, तो e की पावर -x कॉमन ले लिया तो माइनस बना गया, और इसका क्या लेना है, मॉडुलस dx। ठीक है, अब बेटा जहां जहां पे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड वहां पे प्लस साइन के साथ ओपन होगा, जहां जहां नेगेटिव है वहां पे माइनस साइन के साथ। तो हमें अब ये चेक करना है कि ये इंटरवल को 0 से 5π/2 को हम कैसे ब्रेक करें। तो हमने उसके लिए क्या देखा कि sin x, भाई ये तो पॉजिटिव ही है, sin x प्लस cos x 1 से ज्यादा कम है, और 1 से ज्यादा कब है और 1 से कम कब आ रहा है ना। तो इसको ऐसे देखो, sin x प्लस cos x जो है वो 1 से ज्यादा कब आएगा, और sin x प्लस cos x जो है वो 1 से कम कब आएगा। तो बेटा sin x प्लस cos x जो होता है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर अगर हम साइन में इसका फॉर्मूला बनाएं तो sin x प्लस cos x किस में कन्वर्ट हो जाता है, sin x प्लस cos x हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो √2 से डिवाइड कर दिया तो sin x प्लस π/4 ग्रेटर देन sin π/4। ठीक है, यहां तक क्लियर है वाली बात। तो बेटा ये ग्रेटर कब होगा, तो साइन की वैल्यू जो है वो हमें किससे ग्रेटर चाहिए, 1/√2 से ग्रेटर चाहिए ना, 1/√2 से ग्रेटर। तो जो साइन है वो π/4 और 3π/4 के बीच में जो है 1/√2 से ज्यादा होता है। तो x प्लस π/4 कहां से कहां तक होना चाहिए, x प्लस π/4 कहां से कहां तक होना चाहिए, π/4 से 3π/4 तक। तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 में तो क्या होगा, sin x, साइन की वैल्यू 1/√2 से इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो इसमें 2nπ जोड़ेंगे तो अगला इंटरवल हमको क्या मिल जाएगा, 2π जोड़ने से 2π से लेकर 5π/2। यानी कि अगर sin x प्लस cos x एक से ज्यादा चाहिए तो कौन कौन से इंटरवल में मिल रहा है बेटा, 0 से π/2 में ज्यादा आएगा sin x प्लस cos x, और आप चाहो तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, 0 से π/2 की कोई वैल्यू रख के चेक कर लो, 1 से ज्यादा आएगा। और कहां पे कहां तक मिलेगा, 2π से 5π/2 तक। तो जो इंटरवल बीच में बच गया, कौन सा वाला इंटरवल बच गया बेटा, π/2 से 2π, π/2 से 2π में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात, ये वाली बात समझ में आ गई। यानी कि इस इंटीग्रल को मेरे को 0 से 5π/2 को मेरे को कितने बार ब्रेक करना पड़ेगा, 3 बार ब्रेक करना पड़ेगा। पहला 0 से π/2, फिर π/2 से 2π, और फिर 2π से 5π/2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल को हमें ब्रेक तो करना है इस इंटरवल में, पहले हम इसका एक इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है ना। तो पहले हम इस इंटीग्रल का थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इंटीग्रल हमको इसका फाइंड करना है। और माइनस में क्या था एक, उसको तो अलग देख सकते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं ना। चलिए dx इस पे बात कर लेते हैं एक बार। बेटा इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स की जगह t रखें तो माइनस का dx जो है वो dt बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर t, और ये बन जाएगा साइन माइनस टी, जो कि हो जाएगा माइनस साइन टी, और कॉस माइनस टी क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी, और ये माइनस आ जाएगा और डी टी, हाँ कि ना। अब हुआ क्या इससे, ये e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट बन गया है। अगर e टू द पावर में e टू द पावर t हो और यहां पे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव यहीं पर हो, तो इसका आंसर क्या होता है, e टू द पावर t इंटू एफ टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का e टू द पावर t इंटू कॉस टी। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो इसका इंटीग्रल आ गया है ना। अच्छा, इसके साथ में क्या लिखा हुआ था बेटा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा प्लस का e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो अगर हम e टू द पावर
माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, ये हमारा इंटीग्रल एक आ रहा है। ठीक है, अब जहां पर ये इंटीग्रल, यहां पर ये जो इंटीग्रल है ये तो हमने इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया। अब इस मॉडुलस की बात कर लेते हैं। इस मॉडुलस का कैसे हम पता लगाएं, इसको कैसे ओपन करें? तो उसके लिए क्या करना बेटा, उसके लिए हमको इसकी लिमिट को ब्रेक करना है। तो हमने लिमिट को कहां ब्रेक करा? 0 से π/2 में, फिर हमने कहां ब्रेक करा? π/2 से 2π में, और फिर हमने कहां ब्रेक करना है? 2π से 5π/2 में। ठीक है बेटा, अब सुनिए 0 से π/2 में क्या हुआ? 0 से π/2 में ये क्वांटिटी एक से ज्यादा है, sin x प्लस cos x, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड एज इट इज ओपन होगा, और नेगेटिव है तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इंटीग्रल में? हम लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स cos x sin x प्लस cos x -1 dx। फिर यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे क्या लिखने वाले हो आप? यहां पे लिखोगे e टू द पावर, अच्छा यहां पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हम क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 dx। और यहां पे फिर से ये पॉजिटिव है तो इसको हम प्लस साइन के साथ ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 dx। ठीक है, अब बेटा ये जो इंटीग्रल है जस्ट हमने अभी कैलकुलेट करा, ये इंटीग्रल कितना आ रहा है? ये इंटीग्रल आ रहा है e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या लगा देंगे बेटा इसमें? 0 से π/2 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या लगा देंगे? π/2 से 2π, और फिर से e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और लिमिट लगा देंगे 2π से 5π/2। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब लिमिट ओपन कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos π/2 हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा इसका बेटा? हाँ, e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और cos 0 हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1, ये तो 0 ही हो गया, हटा दो इसको। तो यहां से कितना आ रहा है? ये e टू द पावर माइनस π/2 आ गया ये। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस के 2π इंटू 1 माइनस cos 2π कितना? 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0, माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस π/2, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos π/2 कितना बेटा? 0, प्लस e टू द पावर माइनस के 5π/2 1 माइनस cos ऑड π/2 कितना होता है बेटा? 0, माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा? e टू द पावर माइनस के 2π, और cos 2π हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो अब कौन कौन सा टर्म 0 हो गया? ये वाला टर्म 0 हो गया, एक ये वाला टर्म 0 हो गया। क्या बचेगा हमारे पास फाइनली? देखो e टू द पावर माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस π/2, और यहां पे क्या बचेगा बेटा? प्लस e टू द पावर माइनस के 5π/2, ये आ रहा है। ये हमारे किसकी वैल्यू आ रही है? फाइनली हमारे इंटीग्रल की वैल्यू इतनी आ रही है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, अब इस इंटीग्रल को उन्होंने क्या बोला था? इसी को उन्होंने बोला था बीटा, एरिया अंडर द कर्व को बीटा बोला था। और वैल्यू किस चीज की पूछी थी? वहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसने वैल्यू पूछी थी बीटा -2 इंटू e टू पावर माइनस π/2, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो बेटा। बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का 1/π log टू द बेस e 2 e टू द पावर माइनस π/2 प्लस e टू द पावर माइनस 5π/2 माइनस 2 e टू द पावर माइनस π/2, ये कट जाएगा और ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा माइनस के 1/π इंटू में माइनस के 5π/2, और लॉग ई बेस हो गया 1, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.5। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए पैराग्राफ आपका। इस क्वेश्चन में हमको 2 इलिप्स दे रखे बेटा, और इलिप्स के बाद क्वेश्चन 17 में क्या पूछा है? लेट P बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर द गिवन इलिप्स इंटरसेक्ट। इन 2 इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। P बोला उसको,
अगर थीटा इज द अक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द गिवन एलिप्स एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो दो टेंजेंट बनेंगे एलिप्स को, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमें 4 tan थीटा का वैल्यू बताना है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखिए, इन दो एलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफी आसान है। यहां से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 1 - 4y स्क्वायर, उसको यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 4 × 1 - 4y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से क्या होगा बेटा? 4 - 16y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? देखो, ये हो जाएगा -3 अपॉन -15, तो 1/5। तो y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो 1/√5। अब देखो, इसमें सिमेट्री है, x की जगह y रखें, y की जगह x रखें तो ये वही वापस बन जाएगा, हाँ कि ना? इसलिए इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो y = x वाली लाइन पे मिलेगा। नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो y स्क्वायर को यहां पुट करोगे तो 4x स्क्वायर कितना आएगा? 1 - 1/5 यानी कि 4/5। 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर कितना आ रहा है? 1/5। तो फिर से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/√5। ठीक है? नहीं तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां आना चाहिए? y = x पर। ठीक है? अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो चुके हैं? p के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1/√5, 1/√5। ठीक है? ये p के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बेटा यहां तक। अब अगर ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है? p पॉइंट पर हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालना है। अब इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चाहो तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो पॉइंट फॉर्म से और फिर उनके बीच उनका स्लोप निकाल के एंगल फाइंड कर लो। नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। अपन इसको फटाफट से डिफरेंशिएशन से कर लेते हैं। तो बेटा पहले कर्व का डिफरेंशिएशन बताओ। 2x + 8y dy/dx = 0। तो पहले कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? dy/dx आ जाए आपका -2x/8y -x/4y। और x और y देखो, दोनों पॉइंट, इस पॉइंट p पे x और y सेम है, तो ये कैंसिल होके स्लोप कितना मिल जाएगा? m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -1/4। सिमिलरली इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो। 4x² का डिफरेंशिएशन 8x + 2y dy/dx = 0। तो बेटा यहां से dy/dx कितना आ रहा है? यहां से आ रहा है -8/2 यानी कि -4x/y। x और y अगेन सेम है, तो यहां से स्लोप, सेकंड स्लोप कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो पहला स्लोप आ गया -1/4, दूसरा स्लोप कितना आ गया? -4। हमें अक्यूट एंगल निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला याद है एंगल बिटवीन लाइंस का? तो tan थीटा होता है मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो बेटा वैल्यू जैसी आप रखोगे तो -1/4 + 4 अपॉन में 1 + 1, तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा आपके पास 4 × 4 16, 15/4 और ये हो जाएगा 2, 15/8 आ रहा है। tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 15/8। तो 4 tan थीटा कितना आ जाएगा? 15/8 × 4, तो हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7.5 होगा। क्लियर है वाली बात? समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे और बात कर लेते हैं। 18 क्या पूछ रहा है फिर से? अगेन ये एरिया की बात कर रहा है। तो उसने क्या बोला? अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द गिवन एलिप्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिनिश करते हैं। देखो बेटा, अगर हम इन एलिप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो पहला एलिप्स था वो क्या दे रखा था हमको? x² + 4y² = 1। तो बेसिकली ये क्या है बेटा? x² / 1 प्लस y² / 1/4 = 1। और दूसरा एलिप्स क्या दे रखा था? दूसरा एलिप्स हमको दे रखा है 4x² + y² = 1। तो ये हो जाएगा x² / 1/4 प्लस y² / 1 = 1। ठीक है? अब इसका अगर हम डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। एक तो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक हमारे पास है सिमिलर काइंड का वर्टिकल एलिप्स। तो आपको सिमेट्री दिख रही है क्या? इसमें सिमेट्री समझ में आ रही है? अब हमें इसका इनसाइड वाला ये एरिया बताना है, ABCD, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। तो बेटा ध्यान से देखो, ड्यू टू सिमेट्री, और ये लाइन कौन सी लाइन है? ये y = x वाली लाइन है क्या? ये वाली लाइन कौन सी? y = x वाली, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा था। अगर आप ध्यान से देखो, ड्यू टू सिमेट्री ये एरिया ये दोनों इक्वल है, और जो इस पहले ब्लॉक का एरिया होगा वही इन चारों ब्लॉक का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लें
और इसका हम कितने टाइम्स कर दें, 8 टाइम्स कर दें, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा क्या, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया हम कैसे निकालें बेटा, शेडेड एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, आप कैसे भी मेथड लगा सकते हो। देखो ऊपर वाला फंक्शन यहां पे, इसको इस तरह से सॉल्व कर लें अगर अपन, हाँ ये शेडेड एरिया निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है आपका, एलिप्स, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स कौन सा आपका, ये वाला एलिप्स है, ठीक है। और ये आपकी है लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, और कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, 0 से लेके कहां तक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां तक गया है, 1/√5 तक। 0 से लेके 1/√5 में ये वाला एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 0 से 1/√5, ऊपर फंक्शन कौन सा है, एलिप्स, एलिप्स से y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से y की वैल्यू, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें इस वाले एलिप्स की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4y² इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y² इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो y का वैल्यू क्या जाएगा, 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब 8 से मल्टीप्लाई तो हम कर ही देंगे, 8 इंटू 1/2 बने रहने देते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर x/2 प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक है इसमें बेटा, 0 से 1/√5 माइनस इसका इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा, x²/2, ठीक है, ये आ गया। यहां तक कोई गड़बड़ किसी को, चलिए अब लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 इंटू, हाँ जी अपर लिमिट रखेंगे बेटा 1/√5, तो देखो ये 1/4 तो हो ही रहा है, 1/4 बाहर, x की जगह 1/√5 रखा, रूट में 1 माइनस 1/5 प्लस 1/2, अब हम मल्टीप्लाई करें 1/2 का, तो ये 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। अच्छा 0 रखने से क्या होगा बेटा, 0 रखेंगे यहां पर तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया लोअर लिमिट, है ना। तो हमने इसका काम कर दिया है, और इस पे भी हमको लिमिट लगानी थी, इस पे भी हमको लिमिट लगानी थी, इस वाले फंक्शन पे, इस वाले फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे 0 से 1/√5, ठीक है ना। तो इसकी अपर लिमिट माइनस, इसकी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1/5 इंटू 2 1/10 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन थोड़ी निपटा देते हैं इसकी फटाफट से। बेटा ये 5 माइनस 1 √4/√5 है, तो 2/√5 है, तो 2/√5 क्या हो जाएगा, 2 से ये कटेगा, तो 2 इंटू 5 1/10 आ रहा है ये, तो ये हो गया 8 इंटू 1/10 प्लस ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 1/√5, और ये क्या बन गया बेटा, माइनस के 1/10, तो 1/10 से माइनस 1/10 कट जाएगा, क्या बचेगा, और 8 से मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन इनवर्स 1/5 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास फाइनली जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, और एरिया को इन्होंने क्या बोला था, अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है, 8 इंटू 1/4 साइन इनवर्स 1/√5, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/√5, हाँ कि ना, समझ गए ये वाली बात। अब अल्फा हमारे पास आ गया, हमें किसकी जरूरत है, कॉट अल्फा की, तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा कॉट इंटू 2 साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है। तो अब इसको आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको चाहो तो कॉट में कन्वर्ट कर ले, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसी भी आप चाहो, है ना। तो इसको अपन लिख लेंगे कॉट 2 tan इनवर्स, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो बन जाएगा कॉट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा कॉट tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3/4 यानी कि 4/3, और इसको कॉट इनवर्स में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा,
तो इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनली 3/4, और 3/4 कितना होता है बेटा 0.75। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए बेटा 0.75। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमने अपने सारे जेई एडवांस के पेपर 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे।